हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, आप सभी लोग मज़े कर रहे होंगे। और अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर में होंगे, अभी स्कूल तो स्टार्ट नहीं हुई है और साथ ही साथ घर में पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर जो 4 है, सारणिक है ना, डिटरमिनेंट्स, उसके एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन की। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन में हमें कुछ गुणधर्म दिए हैं, ठीक है ना। तो हमें इन गुणधर्म को पहले देख लेना है कि गुणधर्म में के अनुसार, है ना, या गुणधर्म में हमें क्या बताया गया है कि हम सारणिकों को सरलता से कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो जो गुणधर्म नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है कि यदि कोई सारणिक है हमारे पास, ठीक है, आप एक एग्जाम्पल के तहत समझें। पहले तो हम एक मैथमेटिकल इंडक्शन लेते हैं कि जैसे फर्स्टली हमने एक सारणिक माना डेल है। ठीक है, डेल इज इक्वल टू, हमने कहा कि ये A1 A2 एंड A3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 एंड C3। ठीक है, एक सारणिक दे दिया है। तो जो पहला वाला जो गुणधर्म वो क्या कहता है कि अगर कोई सारणिक है, इस सारणिक को या इस सारणिक में आप क्या काम करते हैं कि ये जो पंक्तियां दी है, इन पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में यदि कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, तो अगर मैं इसको डेल 1 लिख दूं तो डेल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर इस पंक्ति को हम स्तंभ लिखते हैं तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, हो जाएगा B1 B2 एंड B3 एंड C1 C2 एंड C3। ओके, तो क्या हो गया, क्या कहा इसने कि अगर हमने क्या करते हैं पहले इसमें कि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि ये जो डेल की वैल्यू होगी वही डेल 1 की भी वैल्यू होगी। क्लियर है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने कहा कि यदि ये क्या है 3 4 0 1 2 3 6 -1 एंड 2। ओके, अगर मेरे पास ये सारणिक दिया गया है, मैं इसको डेल की इक्वल मान लूँ, डेल इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यदि इस सारणिक को, अब इस सारणिक का पहले मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, देखो ना, मैं फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ। क्यों विस्तार कर रहा हूँ, मैं बताया भी था आपको कि जिस रो या जिस कॉलम में यदि 0 दिए जाते हैं तो उसके सापेक्ष हमें विस्तार करना चाहिए, सरलता से आंसर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा कि 3 4 0 है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ तो हो जाएगा 3। अब फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो ये देखो, ये जो 3 एलिमेंट लिए, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसको देखो, तो इसको सारणी के रूप में लिख दीजिए 2 3 -1 एंड 2। क्लियर। अब क्या करना है अपने को, माइनस लगाना है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए आपने यदि माइनस लगाया, अब देखो जो 4 है, अब 4 जिस रो में आया और जिस कॉलम में आया उसको छोड़ देना है। ठीक है, देखो इस रो में आया, इस कॉलम में आया, तो बचे कितने 1 6 और ये 3 और 2 बचा। तो हम क्या काम करेंगे कि इसको लिख देंगे 1 3 एंड 6 एंड 2, 6 और ये 2। ठीक है, प्लस अब क्या काम करेंगे बेटा, ये 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब क्या काम करेंगे कि देखो, अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ दो, अब बचा क्या मेरे पास, देखो 1 2 6 -1, तो 1 2 6 -1। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्या काम करेंगे कि हम इसको जब लिखेंगे तो इज इक्वल टू, अब देखो ना ध्यान से, इसको लिख सकता हूँ 3, ठीक है, ये हो गया 3। अब इनटू, अब इस सारणिक को हम हल करेंगे तो देखो 3 गुना करेंगे तो 3 2 दूनी 4 ऋण। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, ऋण होता है कि धन होता है, ऋण होता है। ठीक, तो कितना होगा -1 × 3, ये तो बात करेंगे, -1 × 3 कितना हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो गया। अब कितना करेंगे, देखो माइनस है तो माइनस और ये 4। अब देखो 1 × 2 2 हो जाएगा, एंड 6 × 3 यहाँ माइनस आएगा और ये हो जाएगा 6 × 3 18, प्लस अब देखो ना 0 को मल्टीप्लाई करो तो पूरा 0 हो जाता है, तो हमको उसको हल करना नहीं है, 0 ही रख दीजिए। तो इज इक्वल टू कितना होगा, जब 3 देखो ना, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा, तो × 7 माइनस ये हो जाएगा आपका
-16 और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू -16 और 0 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, तो इज़ इक्वल टू, अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, देखो 16 चौक कितना हो जाएगा 64, अब दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 4 और 1 5 और कितना हो जाएगा 2 और 1 6, कितना हो जाएगा 8। तो इसका जो आंसर आ रहा है 85, मतलब ये डेल की वैल्यू हो गई। अब यदि मैं इसको डेल 1 लिख दूँ और डेल 1 जब लिख रहा हूँ तो इस पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में बदल दूँ तो कितना हो जाएगा 3 4 0 1 2 3 6 -1 एंड 2 इज इक्वल टू। अब इसमें क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पर 0 आ रहा है अभी यहाँ पर, तो मैं इसमें आप R1 के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हैं, अब यह C1 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, तो मैं C1 के सापेक्ष विस्तार कर देता हूँ तो हो जाएगा 3। ठीक है, देखो ना 3 हो गया। अब जब 3 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो आया क्या हमारे पास 2 -1 और ये कितना होगा, देखो फर्स्ट रो छूट गया फर्स्ट कॉलम छूट गया तो 2 -1 एंड 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम इस 4 को लेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक, -4 लिए तो देखो इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो बचा कितना 1 6 और ये 3 2, तो 1 6 और कितना आ जाएगा 3 2। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे हम। अब देखो ये 0 को ले रहा हूँ तो थर्ड रो छूट जाएगा इसमें और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 1 6 2 -1 तो जाएगा +0 1 6 है ना 1 6 और 2 -1। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको हल करोगे तो देखो ना सेम कंडीशन दिख रही है, तो इज इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये हो गया 3 की जगह 3 2 दूनी 4 3 एकम 3 तो हो जाएगा 4 धन 3 फिर ऋण ये 4 हो जाएगा। ठीक, देखो 2 एकम 2 और 6 × 18 तो जाएगा 2 ऋण 18 और ये +0 का 0 रह जाएगा, 0 का किसी भी इसमें मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। ठीक, तो इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू, तो देखो ना ये कंडीशन जैसी की वैसी आ गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आप ये बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो डेल इज इक्वल टू डेल 1 हुआ, मतलब एक बात ये समझ में आ गई हमें कि यदि किसी भी सारणिक में क्या करते हैं कि यदि हम पंक्तियों को स्तंभों के रूप में तथा स्तंभों को पंक्तियों के रूप में बदल दे तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट गुणधर्म। ठीक है, अब अगर हम सेकंड गुणधर्म की बात करें तो सेकंड गुणधर्म क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या कर देते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, यहाँ से तो हम यहाँ तब सेकंड गुणधर्म की बात कर लेंगे। तो देखिए सेकंड गुणधर्म क्या कहता है, आपने पढ़ा भी होगा। सेकंड गुणधर्म क्या हो रहा है कि यदि किसी भी सारणिक में यदि किन्हीं भी परस्पर दो पंक्तियों को या स्तंभों को बदल दिया जाए, मैं क्या कह रहा हूँ कि सेकंड वाले गुणधर्म में अगर मैं सेकंड गुणधर्म की बात करूँ तो यदि हम क्या काम करते हैं कि परस्पर दो पंक्तियों को या स्तंभों को बदल दे किसी भी सारणिक में, तो उस सारणिक के मान में, यानी मान में कैसा परिवर्तन होता है कि यदि मान के जो पहले जो सारणिक था उसका मान a आता है तो दूसरे सारणिक का मान -a होगा, मतलब कि उसकी वैल्यू में सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह का परिवर्तन होता है। क्लियर, कैसे देखेंगे, देखो मैंने कहा कि एक सारणिक डेल था, तब डेल 1 इज इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ, दो परस्पर पंक्तियों को बदल दो या स्तंभों को बदल दो, तो मैं पंक्तियों को बदल के बता देता हूँ आपको। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये हो गया B1 B2 और ये B3, ये हो जाएगा A1 A2 एंड A3 एंड ये क्या हो जाएगा C1 C2 एंड C3। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या काम किया कि R1 संक्रिया क्या लगाया बेटा यहाँ पर कि R1 और ये R2, मतलब R1 को R2 से तथा R2 को R1 से रिप्लेस कर दिया मैंने। देख लो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना कि देखो R1 के जगह मैंने R2 लिखा है तथा R2 के जगह R1 लिखा है, फर्स्ट पंक्ति की जगह सेकंड पंक्ति तथा सेकंड पंक्ति की जगह फर्स्ट पंक्ति। या आप क्या काम कर सकते हैं कि फर्स्ट स्तंभ की जगह सेकंड स्तंभ तथा सेकंड स्तंभ की जगह फर्स्ट स्तंभ कर सकते हैं, तो भी मान में क्या आता है, परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है कि चिन्ह बदल जाता है, उसके मानों का चिन्ह बदल जाता है। अगर मान के चलिए इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, या इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, पर वैल्यू समान रहती है। ठीक है, देखो कैसे। अब हम ये कह देते हैं कि मान लिया जाए कि माना एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू, क्या कंडीशन होगी, अब 3x3 क्रम मैट्रिक्स है, हम 2x2 क्रम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, या 3x3 क्रम में देख लो जो
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 0 1 2 3 एंड ये कितना हो जाएगा 1 - 2 एंड 9। ओके, या 9 नहीं रखना चाहते हैं तो आप कितना कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए। ठीक, अब देखो ये डेल है, ठीक है, ये डेल है, तो डेल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो देखो ध्यान से, अब इसको जब हल करेंगे तो देखो फर्स्ट रो के साथ हल कर रहा हूँ मैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 3 × अब देखो कि 3 हो गया, तो हम क्या काम करेंगे कि अब देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में छोड़ देंगे, तो बचा क्या हमारे पास 2 3 एंड -2 5, तो जाएगा 2 3 -2 एंड 5। क्लियर, अब माइनस, अब ये 4 है, 4 को लिखेंगे। अब देखो ना ये सेकेंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो मतलब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो 1 1 एंड 3 5, तो 1 1 3 एंड 5। अब ये प्लस 0 है तो 0 लिख दो, छोड़ दो, 0 का मल्टीप्लाई अभी बताया था मैंने, है ना, किसी भी इसमें करोगे तो 0 होगा, तो अब नहीं लिखना, तो इज इक्वल टू। अब देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 × देखो ना 2 पंचे 10 ऋण कितना होगा, 2 तिया 6, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब ऋण ये 4 है तो 4, अब देखो 5 एकम 5 और ये 3 एकम 3, तो ऋण 3, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16, है ना, 16 का 16 48, तो 48 हो जाएगा ऋण। अब देखो ना 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 × 4 8, तो अब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 40, मतलब कि डेल की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि डेल इज इक्वल टू, यानी डेल 1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था कि पंक्ति को या तो कोई भी दो पंक्ति, आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति को परस्पर बदल देते हैं, या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड और थर्ड कॉलम को बदल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो को बदल रहे हैं, तो जाएगा 1 2 3 3 4 0 और ये 1 - 2 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, चलो इसमें भी फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार करके बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कितना होगा, ये मान के चलिए 1 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छोड़ दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास 4 0 4 0 -2 एंड 5, फिर प्लस सॉरी माइनस कितना होगा 2। ठीक है, -2। अब फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में छोड़ दीजिए, बचा 3 1 0 5, तो जाएगा 3 1 0 एंड 5। अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 को राइट करेंगे, 3 × अब देखो ये क्या है, क्या है थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में बचे कितना है हमारे पास 3 4 1 -2, तो जाएगा 3 4 1 -2, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 × देखो 4 पंचे 20 2 शून्य शून्य, चलो 0 हो गया, छोड़ो -2। ठीक है, 3 5 15, अब कितना होगा 3 5 15 हो गया। अब देखो ना 1 शून्य शून्य हो जाएगा, उसके बाद धन 3। अब देखिए कितना होगा, ये 3 दूनी 6 और ये 4 एकम 4 इज इक्वल टू 20 में से शून्य गया 20, 20 से एकम 20 ऋण, ये 2 है 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 15 दूनी 30 हो गया ये। अब देखो ये प्लस और कितना है ये हो जाएगा 6 और 4 10, है ना, ये 6 और 4 10 हो जाएगा, और कितना 10 होगा, देखो ध्यान से कितना 10 होगा, बोलो जल्दी से, ऋण 10 होगा, ऋण 10 × 3, तो ये हो जाएगा ऋण 10 गुना धन 3 कितना हो जाएगा, ऋण 30। देखो ध्यान से, इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया, ये है हमारा 20 यानी 30 में से 20 गया तो 10, ऋण 10 और ऋण 30 ऋण 40। देखो केवल चिन्ह में परिवर्तन हुआ, देखो ये ऋण 40 आया, ये 40 आया, मतलब डेल इज इक्वल टू माइनस डेल 1। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यदि हम किसी भी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सिर्फ उसमें क्या परिवर्तन आता है, चिन्ह का परिवर्तन आता है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गए आपके 2 गुणधर्म। ठीक है, अब हम तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं, तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। जब हम बात करते हैं थर्ड गुणधर्म की, तो थर्ड गुणधर्म क्या कहता है कि यदि कोई भी किसी यानी कि यदि किसी सारणिक में यदि परस्पर 2 स्तंभ या 2 पंक्ति क्या हो जाए, एक समान हो जाए, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। देखो क्या कहा उसने कि मान के चलिए ये डेल है, तो डेल इज इक्वल टू, इसने कहा कि a1 a2 a3, ये हो गया a1 a2 a3 एंड b1 b2 एंड b3। क्या कहता है वो कि यदि किसी भी सारणिक में किन्हीं 2 पंक्ति, तो ये r1 है और ये r2 है ना,
क्या कहा उसने कि किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ कैसे हो जाए, एक समान हो जाए, है ना, समान हो जाए, है ना। पंक्ति या स्तंभ कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस उस किसका, सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने कहा कि डेल इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 0 0 -2 एंड 5, ठीक, तो 0 -2 एंड 5 ये ले लिए हमने। अब देखिए किन्हीं भी दो पंक्ति या दो स्तंभ, है ना, किन्हीं भी दो पंक्ति या दो स्तंभ यदि क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर रहते हैं, सेम रहते हैं, एक समान रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, उस स्तंभ का उस सारणिक का मान कितना होता है, शून्य होता है। देखो कैसे, तो हो जाएगा बेटा 1, देखो मैं फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ या फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करूँ, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष कर दूँ, 0 है, सरलता होगी। ठीक, कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। देखो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 रो को छोड़ेंगे, बचा हमारे पास ये, तो सीधे मल्टीप्लाई करूँ चल जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा, तो 2 पंचे 10 और ये 3 दूनी 6, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस +6। अब देखिए कितना होगा रहेगा, ये माइनस और ये 1 हो गया। अब देखो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बचा क्या हमारे पास 2 3 2 -2 5, तो 2 पंचे 10 और कितना होगा, ऋण 2 गुना 3 करूँगा तो ऋण ये हो जाएगा धन और ये 6 प्लस ये 0 है, तो 0 लिख दूँ, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं यार। अब देखो ना, इस रो इस कॉलम में है, ये बची बात ये, लेकिन इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 1। देखो अब कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई यदि मैं 10 में करूँ, 10 + 6 16 में कर दूँ तो ये 16 ही रहेगा। अब कितना होगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 16, तो इज इक्वल टू कितना होने वाला है, बोलो जल्दी से, 0। देखो ना, +16 -16 कैंसल आउट हो गया, तो कितना आया, 0। मतलब कि तीसरा गुणधर्म ये हमें बता रहा है कि हमको देखना है कोई हमारे पास सारणी दिखाना, तो उस सारणिक में यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ इक्वल दिख रहे हैं आपको, कोई भी एनी, है ना, कोई भी दो पंक्ति और दो स्तंभ कैसे दिख रहे हैं, अगर समान दिख रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, उस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप इन बातों को याद रखिएगा और साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूँ उनको यदि नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी पर एक्सरसाइज बनने वाली है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे गुणधर्म नंबर 4 की, है ना। तो गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है, तो गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है बेटा, कि यदि हम किसी भी सारणिक, है ना, यदि हम किसी भी सारणिक की बात करें तो उस सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी एक स्तंभ, है ना, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव में या प्रत्येक अवयव में किसी अचर राशि का गुणा कर दे, तो उस अचर राशि का उस सारणी के मान में भी गुणा हो जाता है। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई। मैंने कहा कि यदि हमारे पास कोई सारणिक है, उस सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अचर राशि का गुणा कर दे, तो हम क्या काम करेंगे, वो जो सारणिक थी ना, उस सारणिक के जो मान आएगा, उस सारणिक का मान आता है, उस सारणिक के मान में भी उसी राशि का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो देखते हैं क्या बोला हमने ये कहा कि मान के चलिए डेल है, डेल इज इक्वल टू, हमने कहा कि ये A1 हो गया, A2 एंड A3, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक सारणिक दिया है, अब मैं क्या कहता हूं कि यदि इस सारणी का कोई भी मान निकलता है, अपने को उससे मतलब नहीं है अभी, है ना। तो अब हमने क्या कहा कि इस सारणिक के यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ में कोई अचर राशि का गुणा कर देते हैं, हम यहाँ बोलते थे ये k है ना, k का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, k का मल्टीप्लाई हो गया, तब क्या होगा कि इसी k का मान इस सारणिक के मान में भी गुणा हो जाता है, मतलब इज इक्वल टू k इंटू डेल हो जाएगा। डेल मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जो डेल का जो मान आएगा उस मान में k का गुना हो जाता है। बात समझ में आई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मेरे पास डेल एक सेट है, क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स है, और हमने कहा कि ये 1 2 3 4 हो गया, ठीक। अब इसका मान कितना आएगा बेटा, तो 4 एकम 4 ऋण 3 दूनी 6 बराबर ऋण 2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं कहता हूँ कि यदि इस डेल के, है ना, इस डेल के हमने क्या कहा कि यदि इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अचर का गुना कर रहा हूँ 2 का, किसमें, फर्स्ट रो में गुना कर रहा हूँ,
क्या किस में गुना करूँगा, फर्स्ट रो में गुना करता हूँ, तो मतलब 2 × 1 एंड 2 × 2 और ये हो जाएगा 3 4। तो अब देखो ध्यान से, इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 और ये होगा 4, ठीक है। तो इज इक्वल टू, चलो मान निकालो, 2 चौं 8 ऋण कितना होगा, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा, कितना होगा बोलो जल्दी से, 2 चौं 8 और 3 चौं 12, सॉरी 3 चौं 12। अब यहाँ से अब देखो हल करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, ये ऋण 4। ऋण 4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × -2। तो देखिए यहाँ पर डेल की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी, और यहाँ पर जो डेल है इस डेल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × -2, क्योंकि देखो ये -2 था, मैंने बताया था कि डेल की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो देखो ये 2 का क्या है, ये 2 अचर राशि है जो मैंने गुना किया था, के वाली वैल्यू, के की वैल्यू है ना ये, तो ये तो बात बोला था मैंने कि यदि हमारे पास कोई सारणिक है, यदि हमारे पास क्या है, कोई सारणिक है, यदि हम उस सारणिक के किसी एक पंक्ति में या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अचर राशि से गुना कर दे तो क्या होगा, तो उस सारणी के मान में भी, उस सारणी के मान में भी उसी अचर राशि का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं इसके बाद पांचवा गुणधर्म, कि पांचवा गुणधर्म क्या होता है। कहता है कि यदि किसी सारणिक है ना, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ है ना, किसी पंक्ति या स्तंभ में दो या, अगर हम बात करें कि एक या एक से अधिक अवयवों को जोड़ दे, तो हम उस सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिकों में क्या लिख सकते, के पदों में लिख सकते हैं, योग के पदों में लिख सकते हैं। बात क्या हो रही है देखो ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे पास कोई सारणिक है, यदि मैंने कहा कि डेल है, ठीक, यदि हमने क्या कहा कि डेल हमारे पास कोई सारणिक हो गया। अब हम कहते हैं डेल इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं A1 A2 B1 एंड B2। इतनी बात समझ में आ गई, सारणिक है। हम कहते हैं कि यदि इस सारणिक को ऐसा न लिखते हुए, यदि इसकी पंक्ति या स्तंभ में, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में यदि हम दो या एक से अधिक पदों को जोड़ देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सारणिक को उन पदों के योगफल के रूप में विभक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, डेल इज इक्वल टू, इसको मैंने बोला A1 प्लस, अगर हम ये बात कह देते हैं कि ये मान के चलिए क्या लिख दे, x हो गया, और ये हो जाएगा A2 प्लस ये y हो गया, इसको लिखेंगे B1 है और ये B2 है। तो ये बात हो गई। किसी एक पंक्ति, देखो इस सारणी की किसी एक पंक्ति में हमने क्या कर दिया, कोई पद जोड़ दिया। तो हम यदि ये इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई सारणिक है, तो इस सारणिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे A1 और इसको लिखेंगे A2 B1 एंड B2, ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे X Y B1 एंड B2। कहने का मतलब समझो कि यदि किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में योग के रूप में दिए गए हैं, तो उन्हें हम भिन्न अलग अलग करके योग के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तहत समझो, हम कहते हैं कि डेल इज इक्वल टू, या यहाँ समझेंगे कि डेल इज इक्वल टू, ये हो गया 2 + 3 एंड 1 + 0, ठीक है, और इसको बोल देते हैं कि 1 और ये कितना है, 2 है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 1 + 0 1 एंड 1 और ये 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 ऋण 1 एकम 1 बराबर कितना आया, 9, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि ये हो जाएगा 2 1 1 2, ठीक, प्लस अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये होगा 1 और ये होगा 0 एंड 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो ऋण 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, देखो प्लस है ना, प्लस 3 दूनी 6 और 1 0 0 -0 हो जाएगा, -0 इज इक्वल टू, देखो 4 और 6 10, 10 में से 1 गया तो 9। देखो दोनों के आंसर सेम हैं, मतलब कि यदि किसी भी सारणिक में है ना, यदि किसी भी सारणिक में हम बात करें कि उस सारणिक में अगर कोई पंक्ति या स्तंभ योग के रूप में है, तो हम उसे अलग अलग सारणी के रूप में, यानी अलग अलग सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं बेटा इसका जो गुणधर्म नंबर 6 है ना, गुणधर्म नंबर 6। तो गुणधर्म नंबर 6 क्या दिया है आपके पास, तो गुणधर्म नंबर 6 को देखने के लिए हम एक बात ये कहते हैं कि
यदि किसी सारणिक में मान के चलो ये डेल है और इसको हम कहते हैं कि A1, ठीक है, इसको बोल देते हैं A1 प्लस सी, या हम इसको K बोल देते हैं K C1, इसको बोल देते हैं A2 प्लस K C2 प्लस और ये जाएगा A3 प्लस K C3, इसको बोलते हैं B1 B2 एंड B3 C1 C2 एंड C3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख पाएंगे? तो देखिए, इसको कहता है कि अगर ये इस रूप में दिया है, यदि हमारे पास कोई सारणिक है ना, यदि हमारे पास कोई सारणिक में यदि किसी एक पंक्ति में है ना, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में अन्य पंक्ति के साथ किसी अचर राशि को लिख करके गुना कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। कैसे? तो देखते हैं। चलिए, जीरो होता है, कहते हैं कि उसका मान उस प्रारंभिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। प्रारंभिक मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर? तो प्रारंभिक मैट्रिक्स हम इसको कह दें तो देखो, उसको हम ये कह देते हैं प्रारंभिक मैट्रिक्स के रूप में। देखो, सारणिक में ये डेल इज इक्वल टू ये है A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 एंड C3। हमने क्या कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इस मैट्रिक्स में है ना, डिटर्मिनेंट्स है ना, डेल इज इक्वल टू क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिक्स आ गया, तो क्या हो गया? डेल इज इक्वल टू, अगर हमने कहा कि किसी भी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ में हम क्या कर देते हैं? दूसरी पंक्ति है ना, अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ को, अगर पंक्ति की बात करें तो पंक्ति, स्तंभ की बात करें तो स्तंभ, यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर राशि का गुना करके जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कैसे। अब हम ये कहते हैं कि एक सारणिक लेते हैं और समझते हैं इसको उस सारणिक के रूप में। ठीक, तो हमने कहा कि मान के चलिए डेल इज इक्वल टू ये है 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 0 0 2 एंड 5। ठीक है, अब देखिए इसके मान को निकालते हैं सबसे पहले। तो इसका मान कितना निकले जाएगा? हम इसको कॉलम के सापेक्ष लेते हैं। ठीक है, C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा? देखो, फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा तो 5 25 ऋण 6 दूनी 12, फिर ऋण, अब ये 4 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो में छोड़ दो तो ये 2 3 और ये कितना होगा? 2 3 और ये 2 5, तो 2 पंचे 10 ऋण 2 तिया 6। उसके बाद ये 0 है तो 0 लिख दो, बस छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। इज इक्वल टू 25 में से 12 गया तो 13, 13 एकम 13। ठीक है, ऋण 10 में से 6 गया तो 4, 4 चौं 16, 4 चौं 16, तो कितना आ गया आंसर? बराबर ऋण 3। ठीक, अब हम छठ इसकी बात करते हैं कि अब इसको कैसे लिखना है कि डेल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि हो गया 1, ठीक है, प्लस, अब मैं के की बात करता हूँ तो के हम क्या कह देंगे? के हम कह देते हैं बेटा यहाँ पर कि के हम ले लेते हैं 2। ठीक है, 2 ही ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 और C1 क्या था यहाँ पर? 0 था, तो 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसको 2 इंटू 0 लिख दे, फिर कितना हो गया? 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर क्या लिख देते हैं कि 3 प्लस कितना होगा? 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 5। अब B1 की बात करते हैं तो 4 5 6 और ये हो जाएगा 0 2 5। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0, तो एक ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 2 6 और 5 दूनी 10 और 3 13, ये 4 5 6 0 2 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको भी C1 के साथ विस्तार करेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छूट जाएगा तो 5 25, फिर ऋण 6 दूनी 12। ठीक, अब देखिए माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू, अब देखो ध्यान से कितना हो जाएगा? इसको सेकंड रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और 13 दूनी 26। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 30 में से 6 गया तो 26 गया तो 4 4 चौं 16,
बराबर कितना आ गया -3। देखो इसकी भी वैल्यू -3 आई, इसकी भी वैल्यू -3 आई और यही आंसर है। मतलब कहता क्या है कि किसी भी सारणिक में, है ना, किसी भी सारणिक में, यानी किसी की भी सारणिक में यदि उस पंक्ति या एक पंक्ति ले ले या एक स्तंभ ले ले, एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर क्या कर रहे हैं हम, पंक्ति अन्य पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर राशि का गुना करके जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रगुण थे, आपको ये याद रखना है एक्सरसाइज को हल करने के लिए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि डेल इज इक्वल टू, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट्स दिया है, इज इक्वल टू a क्यूब। मतलब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, a क्यूब होगी। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे आप। तो अब जितने प्रगुण हमने पढ़े हैं उसको याद रखना है आपको। पहली तो बात, अगर वो याद होंगे तो बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ तो कुछ इक्वल हो सकता है, कुछ इक्वल, क्या यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन नहीं हो सकता, 2 कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन नहीं, 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये सिद्ध करने भी a क्यूब आया तो 0 तो होगा नहीं इस पर सारणिक का मान। तो सरल करते हैं। चलो तो हम क्या काम करते हैं, हल में सबसे पहले दिया है हमारे पास कि डेल इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी एंड a प्लस बी प्लस सी एंड 2a 3a प्लस 2b एंड 4a प्लस 3b प्लस 2c एंड 3a एंड 6a प्लस 3b एंड 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या काम कर देते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से सारणिक ले लेते हैं और यहाँ पर संक्रिया लिखते हैं। संक्रिया, है ना, संक्रिया क्या लिख रहा हूँ मैं कि यदि R1 को तो मत छेड़ो, R2 लिख दे। ठीक, R2 टेस्ट 2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1। अगर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो मैं 2 का गुना कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। चलो इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, R3 टेस्ट 2 R3 माइनस 3R1। तो बहुत इजी हो जाएगा ये मस्त। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, R1 को तो कुछ नहीं करना है, रहने दो। ये हो जाएगा a प्लस बी और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि R2 के जगह R2 में से 2 का गुना करके R1 को घटाना है। तो एक हो जाएगा 2a माइनस 2a। देखो ये 2a हो गया, माइनस, देखो माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई R1 में करूँगा और लिख दूँगा। ठीक, अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 2b। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, माइनस 2a लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2b। ठीक है, होगा कि नहीं। उसके बाद देखो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4a प्लस 3b प्लस 2c। तो इसको लिखेंगे माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3a माइनस 3a, 3a माइनस 3a। देखो R3 की जगह R3 माइनस 3R1 कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b। इसको लिखेंगे हम 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a प्लस माइनस 3b माइनस 3c। देखो हल करते हैं तो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा a, हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। देखो इससे कट गया, इससे कट गया, तो ये हो गया 0 और ये 0। चलो इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आया हमारे पास, बोलो 3a माइनस 2a। 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, ओनली a हो जाएगा। ठीक, ओनली a लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे 6a माइनस 3a, तो हो जाएगा 3a। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो इससे ये कट गया, 2c से 2c, है ना। तो देखो 4a माइनस 2a तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2b, तो ये हो जाएगा b। इसको लिखेंगे, देखो 3c से 3c कट गया तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, तो 7a प्लस 3b। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पर संक्रिया लगेगी तो देखो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू, देखो डेल इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं बोलो, और सरल करने के लिए तो हम कर सकते हैं
R3 के जगह में देखो इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो लिख सकता हूँ संक्रिया, क्या लिखूँगा बोलो जल्दी से, संक्रिया कि R3 के जगह में R3 माइनस 3R2 ऐसा लिख दूँ। देखो R3 के जगह में अगर मैं क्या करता हूँ, R3 में से 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ R2 में, तो घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सरल हो जाएगा। करते हैं, देखो कितना होने वाला ये हो जाएगा ये हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये कितना होगा, ये होगा 0, ये A और ये हो जाएगा 2A प्लस B। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ सीधे लिखूँगा, देखो 0 है ना, R3 की जगह 0 माइनस में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा, 0 माइनस 0 0। अब देखो 3A है, अब 3A माइनस, इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3A माइनस 3A 0। अब कितना हो जाएगा, इसके बाद कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ 3A का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 7A प्लस 3B होगा। अब इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो और घटा रहा हूँ, तो माइनस 3 दूनी 6A और हो जाएगा 3, तो माइनस 3B, तो कितना होगा, देखो 7A में से 6 गया तो ये तो कट गया पहले, तो ओनली कितना बचा हमारे पास, A बचा, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली A लिखेंगे। अब देखिए ये कंडीशन हो गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बोल देते हैं कि C1 के सापेक्ष, C1 है ना, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, अब विस्तार करेंगे बेटा C1 के सापेक्ष, जब C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको लिखेंगे ओनली A। अब A लिखे हमने, A इंटू, हम क्या करने वाले हैं, देखो यार A इंटू करेंगे, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छोड़ दो, तो ओनली A का मल्टीप्लाई में करूँगा तो A स्क्वायर माइनस 0 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ओनली 0, ठीक है। अब बाकी देखो इसका भी, इसके अपेक्षा इसका अपेक्षा करूँगा तो प्लस 0 और प्लस 0 ही होगा ओनली, ठीक, 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो A का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँगा, देखो A तो इज इक्वल टू डे लिख के इक्वल टू चल रहा है पर, तो हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर माइनस 0 तो A स्क्वायर, तो देखो ना A इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू A क्यूब, और ये डेल की वैल्यू आ गई, तो और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, देख लो A क्यूब, और ये आंसर है, एकदम सरल तरीके से आ गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है बेटा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हल में हम क्या करेंगे कि हो जाएगा डेल इज इक्वल टू, अब देखिए डेल में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैं संक्रिया लगाऊंगा कि संक्रिया है ना, संक्रिया क्या हो जाएगी, हम यही बात ये कर सकते हैं, इस संक्रिया में हम क्या काम कर सकते हैं कि R2 के प्लेस में है ना, हम ऐसा लिख देते हैं कि R2 टेस्ट टू R1 A माइनस बी कर दे, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा B माइनस, ठीक है। हम क्या काम कर देते हैं कि R1 माइनस R2 कर देते हैं, वह और क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी से, फिर देखो ना A माइनस बी हो जाएगा तो यहाँ B माइनस ए होगा, माइनस साइन को कॉमन कर देंगे, ठीक है चलेगा। अब वैसे ही देखो यहाँ पर हम क्या काम कर देते हैं कि यदि R1 है ना A माइनस बी, ठीक, ये कंडीशन ही हो गई, और हम यहाँ क्या कर देते हैं कि इसमें से इसको हटा देते हैं, तो वह R3 के जगह में R2 मतलब कि A कॉमन हो जाएगा ना इसमें से, तो हो जाएगा R2 माइनस R3, ठीक, चलो कर देते, ये हो गया 1A और ये BC, ठीक, ये हो जाएगा देखो R2 की जगह R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 1, ये हो जाएगा A माइनस B, और ये क्या हो जाएगा आपका BC माइनस CA, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि देखो R3 की जगह R2 माइनस R3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R3 के प्लेस में R2 में से R3 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा B माइनस C, और ये क्या हो जाएगा आपका CA माइनस AB। चलो तो अब क्या करेंगे, डेल इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1ABC, इसको लिखेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, A माइनस B, इसको लिखेंगे B माइनस C, इसको देखो इसको लिखेंगे हम, देखो दोनों में से अगर मैं माइनस C कॉमन कर दूँ, माइनस C कॉमन करूँ तो हो जाएगा A माइनस B, ठीक है, इसमें से माइनस A कॉमन कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली B माइनस C, है ना, B माइनस C हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो इतनी कंडीशन हो गई, अब हम करते हैं कि R1 व R2 व R3 में से क्रमशः A माइनस B व
बी माइनस सी उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा डेल इज इक्वल टू, अब उभयनिष्ठ ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया बेटा 1 ए बी सी, ये होगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस सी, ये होगा आपका 0, ये होगा 1 और ये होगा माइनस ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब अब क्या करेंगे हम, C1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। तो विस्तार करने पर तो हो जाएगा बेटा डेल इज इक्वल टू, ये होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, अब देखो क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा, अब देखो ये 1 हो जाएगा तो हो जाएगा इंटू 1, और यहाँ पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो हो जाएगा माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो माइनस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस सी, ठीक है। अभी तो 0 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस बी, हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा c माइनस ए, और यही इसका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है बेटा, सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4abc, मतलब इस सारणी के इक्वल ये लाना है। तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया हमारे पास दिया गया है ये। तब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो यहाँ पर सीधे मैं संक्रिया लिख देता हूँ। संक्रिया क्या हो जाएगी, संक्रिया हो जाएगी, क्या कर सकते हैं यार हम यहाँ पर कि R1 माइनस यानी R2 के प्लेस में R2 टेस्ट टू R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते हैं। देखो क्या होता है, तो जाएगा B प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ठीक, ये हो जाएगा A माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ये क्या हो जाएगा आपका A माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, दूसरे इसमें हो जाएगा B C प्लस ए, ये हो जाएगा B, हो जाएगा C और ये A प्लस बी, ठीक। अब देखो क्या होने वाली कंडीशन, तो हो जाएगा कि हमने क्या काम करे कि R1 के जगह में R1 माइनस R2, है ना, R1 माइनस R2 माइनस R3 कर दिए, तब क्या कंडीशन होने वाली है। तो ध्यान से देखे, देखो ये कट गया हमारा, B से B कट गया, C से C कट गया, देखो A से A कट गया, यहाँ पर A से A कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया बेटा 0 माइनस माइनस सी माइनस 2c, ये माइनस 2b, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c प्लस ए, ये होगा b c a प्लस b। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर c, या हम बोल देते हैं कि R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा कि देखो 0 है तो 0 ही रह जाएगा, ये 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो 0 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली बात है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो बचा क्या हमारे पास सी ए, है ना, सी ए इंटू यानी कंडीशन है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस ए, और ये हो जाएगा b, और ये क्या हो गया c, और ये होगा a प्लस बी, ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब क्या करेंगे, ये माइनस तो माइनस रहेगा, और ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2c, ठीक है। तो अब इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो बच गया क्या हमारे पास b और ये c, और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा a प्लस बी। उसके बाद माइनस, है ना, माइनस a प्लस रहता है पर माइनस हो जाएगा 2b। अब कितना होने वाला है, देखो इस रो और इस कॉलम को छोड़ो तो हो जाएगा bc, और ये हो जाएगा c प्लस a, और ये हो जाएगा c। अब हल करते हैं तो देखिए क्या होगा, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा, बात छोड़ो, इसकी बात करने की जरूरत नहीं, 0 लिखो प्लस। अब देखो ये हो जाएगा 2c, है ना, 2c। अब 2c हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b, तो ये हो जाएगा ab प्लस बी स्क्वेयर, और ये माइनस cb, ठीक है। देखो b का मल्टीप्लाई करूँगा तो ba, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो b स्क्वायर, ठीक है। फिर ये cb हो जाएगा, अब ये कितना हो गया माइनस 2b, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी, बी सी माइनस c का मल्टीप्लाई सी में करूँगा तो c स्क्वायर, c का मल्टीप्लाई में करूँगा तो माइनस सी ए।
ठीक है, तो ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधे गुना करो तो जाएगा 2abc, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2b² माइनस इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 2bc², अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस हो जाएगा 2b²c, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 2bc², फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2abc। ठीक, अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा हमारा क्या 2abc + 2abc = 4abc, और यही हमको प्रूव करना था। देखो आगे क्वेश्चन समझ में, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।